आज हम क्रिया शरीर पार्ट 2 के मास धातु इस टॉपिक को देखेंगे। पार्ट 2 में अब तक हमने जो बेसिक कंसेप्ट लगते हैं पार्ट 2 के लिए, धातु नॉर्मल के लिए जो लगते हैं, उसमें धातु पोषण देख लिया है। उसके बाद रस धातु, उसके उपधातु के साथ, और रक्त धातु, इसको हमने कंप्लीट किया है। अब मास धातु देखते हैं। तो जिस क्रमानुरूप उसके जो पॉइंट थे, धातु की निरुक्ति, पर्याय, उसी क्रम से हम मास धातु को भी देखेंगे। तो मास धातु में सबसे पहले मास धातु की व्युत्पत्ति। हम इसकी व्युत्पत्ति दो प्रकार से देखेंगे। एक व्युत्पत्ति इस प्रकार से देखेंगे जो सभी धातुओं के लिए लागू होती है, रस से शुक्र तक, और दूसरी जो सिर्फ मास धातु के लिए लागू होती है, ऐसे। तो सबसे पहले वो व्युत्पत्ति देखते हैं जो सभी धातु के ऊपर लागू होती है। तो उसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 14/10, सुश्रुत सूत्र स्थान 14वें अध्याय का 10वां श्लोक। तो ये व्युत्पत्ति इसके पहले भी हमने रस और रक्तम में रस के में नहीं, लेकिन रक्त की उत्पत्ति इसमें, व्युत्पत्ति इसमें मिल जाती है। तो रक्त से हमने देखी है, तो रक्त हमने देखी थी। इसमें एक बार फिर से देखते हैं। इसमें कहा गया है रसाद रक्तम ततो मांसम मासाद मेद प्रजायते मेदसु अस्ति तथो मज्जा मज्जग्न्यः शुक्रम तु जायते। तो इसका मीनिंग साफ और इजी है कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र की निर्मिति होती है। ओके, तो जो प्रसाद रूप होती है जिसमें कीट का अवशेष नहीं होता है, ऐसे शुक्र की निर्मिति एंडिंग में होती है। तो शुक्र तो जायते या शुक्र तो प्रसादम ऐसे भी कहते हैं। तो ये उसकी व्युत्पत्ति थी जो सभी धातुओं में आती है। अब मांस की विशेष उत्पत्ति देखेंगे। तो उसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा स्थान 15/29, चरक चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय का 29वां श्लोक। इसमें कहा गया है वायु अम्बु तेजसा रक्तम उष्णाम रक्तम उष्मना च अभिसयुक्तम स्थिरता प्राप्य मांसस्याद स्वेज स्व उष्मना पक्वमेव तत्। इसमें कहा गया है कि वायु जल तेज की उष्मा से संयुक्त तथा अपनी अग्नि से पक्व हुए रक्त स्थिर बन जाता है, इसे मास कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो कॉम्बिनेशन है रक्त का, उससे मांस की निर्मिति किस प्रकार से हुई है ये बताने की कोशिश की है। इसमें कहा गया है वायु जल और तेज, ये जो महाभूत है कि उष्मा से संयुक्त, उसको उष्मा से संयुक्त किया जाता है तथा अपनी अग्नि से पक्व हुए रक्त, और अग्नि और रक्त इसका आश्रय संबंध है। तो उसके द्वारा पक्व हुआ जो धातु होता है, जो रक्त धातु से सूक्ष्म रूप में नेक्स्ट धातु यानी मांस धातु की निर्मिति के लिए दिया जाता है, उस भाग के ऊपर मांस धातुअग्नि की प्रक्रिया होकर जो रक्त होता है उसमें गाढ़ापन आ जाता है, और जो गाढ़ा रूप में हमें प्राप्त होता है वही मांस धातु है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ये उसकी व्युत्पत्ति है जो स्पेसिफिक मांस धातु के लिए। इसके बाद हम देखेंगे मांस धातु की निरुक्ति और उसके पर्याय।
साथ में ही ये दोनों, क्योंकि श्लोक के अंतर्गत उसकी निरुक्ति और पर्याय दोनों भी आए हैं। तो ये जो श्लोक है इसका रेफरेंस अमरकोश का 2/6/64। तो इस श्लोक का मीनिंग आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसका मीनिंग मैं आपको लिख के नहीं दूंगा और अमरकोश का है तो इसका कोई रेफरेंस भी मैं बुक में से आपको नहीं दूंगा। तो इसमें सिर्फ श्लोक लिखा हुआ है। श्लोक इतना इजी है कि ये पढ़ने से ही उसका मीनिंग समझ में आता है। सिर्फ उसके जो पर्याय है, पर्याय की जो मीनिंग है वो मैं आपको लिखित रूप में उसका फोटो सेंड करूंगा। तो ध्यान से सुनिए श्लोक और इसके पर्याय भी देखिए। इस श्लोक में कहा गया है, शरीर से पुष्टिकर अवयव आच्छादन पेशी स्नायु आदि रूपेण संधि बंध आकुंचन प्रसरण आदि ग्रह धातु मासनाम पिशितम पललम क्रव्यम आमेशमिति मासस्य पर्याय। तो इसमें पहले लाइन में उसकी निवृत्ति बताई गई है और दूसरी लाइन में उसके पर्याय बताए गए हैं। तो पहले उन लाइन में उन्होंने कहा है, शरीर से पुष्टि कर, जो शरीर को पुष्टि प्रदान करता है, जो शरीर को मसल युक्त बलवान बनाता है। जैसे जो बॉडी बिल्डर लोग रहते हैं तो उनके ईच एंड एवरी मसल स्पेसिफिकली दिखाई देते हैं, तो वो पुष्ट होते हैं। तो ये जो इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी मांस धातु के ऊपर उन्होंने विशेषतः कार्य किया होता है। तो मांस धातु के ऊपर कार्य करने की वजह से वो उतने उभरे हुए दिखाई देते हैं। तो वो कार्य ही मांस धातु का होता है। इसीलिए शरीर से पुष्टि कर, जो शरीर को पुष्ट करता है, बलवान करता है, एक विशिष्ट आकार देता है। अवयव आच्छादन, अवयव आच्छादन। अब अवयव आच्छादन ये जो शब्द आया है, अवयव आच्छादन शब्द आया है त्वचा के लिए, क्योंकि अवयव का आच्छादन करने का कार्य जो किया जाता है वो त्वचा के द्वारा किया जाता है। और त्वचा जो है, आगे हम पढ़ेंगे, ये इसके मूल स्थान में आती है। शरीर से पुष्टिकर अवयव आच्छादन पेशी स्नायु आदि रूपेण। शरीर में हमें जो मांस मिलता है वो किस रूप में मिलता है? तो वो पेशी के रूप में मिलता है, स्नायु के रूप में मिलता है, और आदि कहा है तो पेशी स्नायु आदि, आदि के अंतर्गत कंडराय त्वचा ये आ जाता है। तो इसके रूप में हमें शरीर में वो दिखाई देता है, या फिर उस रूप में वो शरीर में वो रहता है। उसके बाद उसके कर्म को बताया गया है, जैसे संधि बंध। संधि बंध का मतलब संधियों को जोड़े रखता है। ओके, उसके बाद उसके कर्म बताए आकुंचन, आकुंचन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद प्रसारण रिलैक्सेशन, और एक्सटेंशन जो होता है उसमें आदि कर, तो आकुंचन प्रसारण गमन, उसकी जितनी भी क्रिया होती है जो आपने एनाटॉमी में पढ़ी होगी, टूवर्ड्स द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, वो सभी उसके अंतर्गत आ जाती है। आकुंचन प्रसारण आदि ग्रह धातु मासना, ये जो कर्म करता है इस प्रकार का, जो इस रूप में जो शरीर में होता है उसे हम मांस धातु कहते हैं। ये पहली लाइन में लिखा गया है। दूसरे लाइन में उसके पर्याय बताए गए हैं, पिशितम पलनम क्रव्यम आमीशमिति। तो हम उससे देखेंगे। सबसे पहला उसके अंतर्गत बताया गया पर्याय है पिशित। पिशित का मतलब होता है मांस धातु से उत्पन्न होने वाली मांसपेशी। इस वजह से शरीर को विशिष्ट आकार प्राप्त होता है। तो मांस धातु से ये निर्मित होती है और इसके वजह से शरीर को एक विशिष्ट आकार प्राप्त होता है। ये जो थिंग होती है, जो टर्मिनोलॉजी होती है, उसको पिशित कहा जाता है। पेशी से बनी हुई, इसीलिए पिशित। उसके बाद दूसरा पर्याय बताया है पलल। पलल का मतलब होता है फैला हुआ। मांस धातु जो होता है वो संपूर्ण शरीर में फैला हुआ होता है।
Okay, each and every structure externally we can see the our eyes, that is can made from skin, and inside the body these are the muscles. तो ये जो पूरा structure होता है external, and if not present skin, the structure we can see in the anatomy at the time of dissection, so that is totally structure are made up of due to muscles. तो वो हमें पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, तो उसे पलल कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा है क्रव्य और आमिष, तो दोनों एक में आते हैं, क्रव्य और आमिष। तो क्रव्य और आमिष का मतलब होता है जो मुर्गी होती है या फिर जो अज़ा में मेल होता है, यानी इसे बोकड़ कहा जाता है। ये जो प्राणी होते हैं इसका मांस मुख्यतः मनुष्य प्राणी खाने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इन प्राणियों का मांस का समावेश मनुष्य के आहार में होता है। तो हमने जो सिद्धांत पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि समान से समान की वृद्धि होती है। ओके, समान से समान की वृद्धि होती है, और इस मांस को ज्यादातर व्यक्ति खाने के लिए ग्रहण करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो कह सकते हैं मुख्यतः साधारण देश में तो उसको ग्रहण ही किया जाता है। तो ये जो उनके मांस खाने की वजह से अपने शरीर की मांस की वृद्धि होती है, इसीलिए उसको पर्याय भी लिया गया है कि इसके समान, क्रव्य के समान, उनके मांस के समान जो होता है। ओके, क्योंकि हम देखेंगे उनके ऊपर और उसके बाद फिर उसी प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे भी बॉडी में होता है, तो ये देखने में आसानी से मिल जाता है। तो उसी के समान का स्ट्रक्चर जो रहता है और उसी के समान हमारे शरीर में जो कार्य करता है, जो हम उससे ग्रहण करने के बाद वो शरीर में उसकी वृद्धि हो सकती है, इसीलिए इनको उसके पर्याय के अंतर्गत लिया गया है। तो ये तो मीनिंग की फोटो मैं आपको भेजूंगा, लेकिन जो निरुक्ति की पहली लाइन थी उसका मीनिंग आप ही को लिखना है। अब एक ऐसा पर्याय है जो इस श्लोक के अंतर्गत भी नहीं आया है, लेकिन वो उसका है। इसका एक और पर्याय होता है तरस। तरस का मतलब होता है मूवमेंट, जो हलचल होती है वो होती है शरीर के अंदर की जो मूवमेंट्स होती है वो मांस की वजह से होती है। तो जो मसल्स होते हैं, मांस होते हैं, वो कवरिंग करता है बोन को और कनेक्ट करता है एक बोन को दूसरे बोन से या मांसपेशी को बोन से। तो बॉडी के अंदर की जो मूवमेंट्स होती है, जो कुछ भी फंक्शन बॉडी करती है, ताकत की कार्य जो किए जाते हैं वो मसल के द्वारा किए जाते हैं और उसकी वजह से बॉडी की मूवमेंट होती है। इसीलिए जो मूवमेंट होती है वो मांस की वजह से होती है, उसको तरस कहा जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मांस धातु का स्थान। मांस धातु का स्थान शरीर में कहाँ होता है? तो मांस धातु का स्थान तो थ्रू आउट द बॉडी होता है, लेकिन पॉइंट के हिसाब से हम उसे थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो मांस धातु के स्थान में पहला पॉइंट होता है शरीर में मांस धातु मांस पेशी के स्वरूप में रहता है। ओके, तो टिश्यू के फॉर्म में अलग अलग प्रकार की मसल्स होती है, जैसे आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, बाइसेप, ट्राइसेप, उसके बाद एब्डोमेन्स के अलग अलग मसल होती है, ट्रेपेजियम, जो कुछ भी मसल्स है अलग अलग, तो वो स्पेसिफिक उसका शेप होता है, स्पेसिफिक उसका साइज होता है, स्पेसिफिक जगह पे वो रहती है और उसका स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होता है, उसका ओरिजिन और इंसर्शन, दैट आर ऑल आर द कन्फर्म, वो उसी प्रकार से होता है। तो ये उसकी जो स्ट्रक्चरल एनाटॉमी होती है वो डिसाइडेड है बेली ऑफ द मसल। तो जो मसल का पार्ट होता है वो उस पेशी के रूप में शरीर में अवस्थित रहता है। तो वो बताने का यहाँ पे प्रयास किया है कि शरीर में मांस धातु जो रहता है वो मांस पेशी के स्वरूप में रहता है। सेकंड पॉइंट में कहा गया है मांस धातु सर्व शरीर में
मांस धरा कला के स्वरूप में होती है। तो कलाओं के वर्णन में बताया गया है कि पहली जो कला होती है वो मांस धरा कला होती है। तो मांस धातु सर्व शरीर में जो रहती है वो मांस धरा कला के स्वरूप में रहती है। ओके, तो कला के डिटेल में हम नहीं देखेंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन मांस धरा कला के रूप में वो शरीर में अवस्थित होती है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है, स्नायु की सहायता से मांसपेशी अस्थि धातु को पकड़े रहती है। ओके, तो जो स्नायु होते हैं हमारे शरीर के, वो स्नायु जो होते हैं वो मांसपेशी को अस्थि धातु के साथ कनेक्ट करते हैं। याद रखना वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो स्नायु होते हैं वो मसल को, मांस को, पेशी को अस्थि के साथ कनेक्ट करते हैं। और जो टेंडन होती है, जो कंडरा होती है, वो कंडरा एक अस्थि से दूसरी अस्थि को कनेक्ट करती है, ज्वाइंट करती है। तो ये स्नायु और कंडरा, इसके बीच का भेद है। स्नायु क्या करती है? स्नायु मसल को, मांसपेशी को अस्थि के साथ ज्वाइन करती है, जबकि कंडरा एक अस्थि से दूसरे अस्थि के साथ ज्वाइन करती है। जैसे द टेंडन प्रेजेंट इन बिटवीन द टिबिया एंड फीमर बोन, क्रूशिएट लिगामेंट वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होते हैं, वहां पे एक बोन से दूसरा बोन अटैच होता है। यहाँ और स्नायु और कंडरा ये दोनों भी मांस धातु के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है हृदय, आंत्र, गर्भाशय इत्यादि विविध अवयवों की दीवारें मांस धातु से निर्मित होती है। तो दीवारें का मतलब मेन ये जो जितने भी इनसाइड सॉफ्ट ऑर्गन जिसे कहा जाता है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिससे बने होते हैं, जिस प्रकार से बने होते हैं, मांस से बने होते हैं, तो उसकी दीवारें वो बनते ही उसी की वजह से। तो जो भी इंटरनल का स्ट्रक्चर हो, उसका स्पेसिफिक फंक्शन किया जाता है, लेकिन वो बनते किससे? तो मांस से ही बनते, स्नायु से ही बनते। मांसपेशी या स्नायु ही होते हैं वहाँ पे, भले उसके फंक्शन अलग अलग हो, लेकिन वो मांस के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, तो इस प्रकार से मांस धातु का विशिष्ट स्थान या बताने का प्रयत्न किया गया। उसके बाद हम देखेंगे पांचभौतिक संगठन व स्वरूप। उसका पांचभौतिक संगठन किस प्रकार से रहता है, स्वरूप किस प्रकार से रहता है, तो उसमें बताया गया है मांस में मुख्यतः कौन सा महाभूत रहेगा। तो मांस में मुख्यतः जो महाभूत रहता है वो पार्थिव महाभूत रहता है। पृथ्वी महाभूत में का ही उसमें आधिक्य होता है। तो मांसम पार्थिवम, ये भी श्लोक मैं लिख के नहीं दूंगा, सिंपल वर्ड है, आप लिख लीजिए। मांसम पार्थिवम, ये जो श्लोक लिया गया है ये भानुमति टीका से लिया गया है। भानुमति टीका सुश्रुत की टीका है। सुश्रुत सूत्रस्थान 15/10, सुश्रुत सूत्रस्थान 15वें अध्याय का 10वां श्लोक, मांसम पार्थिवम, भानुमति टीका। अब इसका मीनिंग वही के इसमें पृथ्वी महाभूत का आधिक्य होता है। पृथ्वी महाभूत का मांस धातु पर परिणाम गुरु, स्थिर व कठिन इस प्रकार से होता है। गुरुता की वजह से उसको वजन आता है, शरीर को जो वेट प्राप्त होता है वो गुरु इस पार्थिव घटक के गुण के द्वारा मिलता है। पार्थिव घटक का एक और गुण होता है स्थिरत्व। स्थिर होने की वजह से उसे मूर्त रूप मिलता है, उसका स्पेसिफिक साइज, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक रूप होता है, और वो उसे जो मिलता है मूर्त रूप, मूर्त रूप है ना मूर्ति के समान रूप, वो जो उसे मिलता है वो मांस धातु के स्थिर इस गुण की वजह से प्राप्त होता है। उसके बाद बताया गया है कठिनता, काठिन्य, स्ट्रॉन्गनेस। तो उसमें काठिन्यता होती है, उसमें स्ट्रॉन्गनेस होता है, उसमें पावर होती है, जिसकी वजह से
शरीर का संरक्षण होता है। ओके, दैट इज कवर ऑन द बोन, दैट इज कवर to the body, that is cover on the throughout the body in the form of skin. So that is protection from external anything. तो जो कवरिंग होती है उस कवरिंग की वजह से हमारा प्रोटेक्शन होता है। तो उस का जो गुण बताया गया है वो काठिन्य बताया गया है जो उसे पृथ्वी महाभूत के द्वारा ही प्राप्त होता है। अब इसके अंतर्गत का जो सेकंड पार्ट हमने अभी देखा, मूर्ति स्वरूप, जो उसे स्थिरता की वजह से मिलता है, उसका डिटेल में एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे। पृथ्वी महाभूत के मूर्ति इस गुण से उत्पन्न कार्यों का उदाहरण, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो उन्होंने कहा है कि हृदय स्त्री की व पुरुष शरीर की विशिष्ट आकार जो हमें मिलता है। हृदय एक ऑर्गन लिया गया है जिस प्रकार से हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। स्त्री और पुरुष के शरीर में जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, ओके, वो जो हमें मिलता है वो हमें मूर्ति इस गुण के द्वारा मिलता है। उसके बाद कान, नाक, आंख इत्यादि अवयव के इर्द गिर्द होने वाले मांसपेशी के कारण अवयव को विशिष्ट आकार की उत्पत्ति होती है। तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन होते हैं, कान, नाक, आंखें, इन सबका स्ट्रक्चर ईच एंड एवरी पर्सन में होता है, लेकिन ईच एंड एवरी पर्सन में डिफरेंट होता है, एक समान नहीं मिलता। इसमें सबसे स्पेसिफिक देखा जाएगा तो जो फॉरेंसिक मेडिसिन में यूज किया जाता है, फिंगरप्रिंट ऑफ द हैंड। तो ये जो होते हैं वो ईच एंड एवरी पेशेंट के डिफरेंट रहते हैं, किसी की मिलते नहीं, किसी से मिलते नहीं, इसीलिए वहां पे उसका यूज किया जाता है। तो ये जो अलग अलग बने हुए रहते हैं, वैसे ही कान, नाक, आंख, इसके स्ट्रक्चर और मिले जुले हो सकते हैं लेकिन सेम नहीं होते। तो ये जो कुछ भी होते हैं ना, उसके इर्द गिर्द के मांसपेशी की वजह से ये बनते हैं और वो विशिष्ट आकार की उसकी उत्पत्ति होती है। ये पृथ्वी महाभूत के मूर्ति इस गुण के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, कि मास व स्रोतस के मूल स्थान, मास व स्रोतस के मूल स्थान गए। तो इसका जो रेफरेंस है वो चरक विमान स्थान, स्रोत विमान अध्याय, चरक विमान स्थान 5/8, चरक विमान स्थान 5वें अध्याय का 8वां श्लोक, जो हर जगह स्रोतस के लिए आया भी है, इसके पहले भी। मास वाहनम स्रोतस्ताम स्नायु मूलम त्वच। मास वही स्रोतों का जो मूल स्थान होता है, चरक संहिता के अनुसार स्नायु मंडल तथा त्वचा है। ओके, तो स्नायु मंडल यानी स्नायु और जो स्किन होती है वो त्वचा, ये इसके मूल स्थान उन्होंने कहा है। उसके बाद सुश्रुत संहिता में ये क्यों कहा गया है? स्नायु मंडल तो आपको पता ही है, ये क्यों कनेक्ट करता है, बोन को मांसपेशी के रूप में रहता है और बोन के साथ उसको कनेक्ट करता है, और त्वचा जो होती है तो टोटल कवरिंग करती है बॉडी की। तो उसके जो कर्म होते हैं उसके अंतर्गत आ जाते हैं, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, इसीलिए ये दोनों भी उसके मूल स्थान के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद उसका सुश्रुत संहिता में जो बताया गया है उसमें उन्होंने कहा है, सुश्रुत शरीर स्थान 9/12, सुश्रुत शरीर स्थान के 90वें अध्याय का 12वां श्लोक, मास वहे द्वे तयोर्मूलम स्नायु त्वक्च रक्त वाश्च धमने। इन्होंने मास व स्रोतस के
दो बताए। इसमें मूल स्नायु त्वचा ये तो होते ही है, उसके साथ उन्होंने कहा है कि रक्तवाहिनी जो धमनियां होती है, जो वेसल्स होती है, इसमें से ब्लड का वहन होता है, उसको भी उन्होंने मांस के अंतर्गत लिया है। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी लाइक मसल ही होता है। उसका फंक्शन भी शरीर के रक्त धातु का रक्षण करना ही होता है, और उसी के थ्रू उसका फ्लो इनसाइड द बॉडी होता है। तो उसलिए उसको लिया गया है। साथ साथ में सुश्रुत संहिता है, तो रक्त धातु का महत्व प्रतिपादित करने के लिए भी उन्होंने उसको बताया है। तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता में अगर देखा जाएगा तो स्नायु और त्वचा तो आती है, उसके साथ साथ रक्तवाहिनी धमनियों का भी समावेश उसके मूल स्थान में किया गया है। उसके बाद स्नायु का स्वरूप। स्नायु का स्वरूप का तो कोई श्लोक नहीं है, लेकिन एक सेंटेंस है उसके बारे में। शरीर अंतर्गत रस्सी समान मोटे, कड़क और मजबूत शरीर घटक को स्नायु कहते हैं। जो मसल बेली होती है, जो मांसपेशी होती है, वो सॉफ्ट होती है। उसके ऊपर आप जिस प्रकार से एक्सर्ट लो, प्रेशर लो, या फिर उसके ऊपर उसका जिस प्रकार से वर्कआउट करो, उस अनुसार उसकी रचना बनती है। लेकिन जो पार्ट उस मांसपेशी को बोन के साथ कनेक्ट करता है, जिस पार्ट को हम स्नायु कहते हैं, वो मोटा होता है, हार्ड होता है, कड़ा होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, उस पार्ट को स्नायु कहते हैं। ओके, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसी को स्नायु का स्वरूप कहा गया है। तो स्नायु ये मांस के अंतर्गत ही आया है, और उसी के कार्य का आगे वर्णन किया गया, क्योंकि मसल बेली तो मसल बेली होती है, ये कनेक्शन का कार्य करता है, तो उसके कार्य का आगे वर्णन आया है। तो स्नायु का भी वर्णन आया है और त्वचा का भी वर्णन आया है। तो स्नायु के कार्य, शरीर अंतर्गत सर्वसंधि को बांधन के रखने का कार्य स्नायु करता है। तो शरीर अंतर्गत की जितनी भी जॉइंट्स होती है, ईच एंड एवरी जॉइंट्स, उस जॉइंट को बांधने का कार्य जो करता है स्नायु करता है। जॉइंट का मतलब दो बोन के बीच का जॉइंट। ओके, ये शॉर्ट मीनिंग आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार जहां पे भी, तो कोई भी चीज है, जहां पे भी दो चीजें या दो से अधिक चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती है, उस स्ट्रक्चर को संधि ऐसा आयुर्वेद में कहा जाता है। यह हमेशा याद रखना। तो शरीर अंतर्गत सर्व संधियों को बांध के रखने का कार्य जो होता है वो स्नायु करता है। उसके बाद स्नायु के कार्य का जो श्लोक है वो है सुश्रुत शरीर स्थान 5/33 एंड 34। सुश्रुत शरीर स्थान 5वें अध्याय का 33वां और 34वां श्लोक। इसमें कहा गया है, नोर यथा फलक का विस्तीर्ण बंधने बहुर्भ्यूत भार क्षमा भवेदप्सु नृयुक्ता सुसमाहिता एकमेव शरीरस्मिन् यावन्तः संदेहः स्मृतः स्नायुभिर बहुर्बन्धास्तेन भार सह नरः। तो यहाँ पे जो स्नायु का कार्य वर्णन किया गया है वो अलंकारिक रूप से वर्णन किया गया है। मतलब एक एग्जाम्पल देके उस एग्जाम्पल के द्वारा स्नायु के कार्य को वर्णन करने की कोशिश की गई है। तो जो उसके मीनिंग आता है वो हम देखेंगे। इस श्लोक के अंतर्गत कहा गया है कि जिस प्रकार बहुत से लकड़ी के
फट्टों को परस्पर अनेकों बंधनों से जोड़कर तैयार की गई नौका पानी में आदमियों के भार को सहन करने में सक्षम होती है, उसी प्रकार सारे शरीर में जितनी भी संधियां है वे सभी विविध प्रकार के अनेकों स्नायुओं से बंधी होने के कारण शरीर को सहन करने में समर्थ होती है। तो इन्होंने कहा है कि जो नाव बनती है, होड़ी जो होती है, तो उस वक्त छोटी जो होती है नाव और बड़ी जो होती है जहाज, तो ये जो बनती थी उस वक्त, तो वो बनती थी लकड़ियों से। तो लकड़ी का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, वो हेवी होता है लेकिन पानी में डूबता नहीं। ओके, तो लेकिन उसके अगर कोई वेट डाला जाए तो उस वेट के कारण वो डूब जाएगा। लेकिन अगर उसको स्पेसिफिक शेप देके, स्पेसिफिक रूप से अगर उससे हम स्ट्रक्चरल क्रिएट करेंगे तो उससे भी ज्यादा भार सह सकता है। जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है नाव का उसी प्रकार से बनाया जाता है, तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार का जो माल है उसका आवागमन किया जा सकता है, हेवी से हेवी। जैसे लोहा पानी में डूब जाता है, लेकिन अगर जहाज के अंदर हम उसको लोड करते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से लकड़ियों के अलों को अनेक फट्टे लेकर हम उसे जोड़कर उसका बंधन करके प्रॉपर वे से हम नाव तैयार करते हैं और वो भारी से भारी चीजों का आवागमन करने में सहायभूत हो सकती है, उसी प्रकार से व्यक्ति के शरीर में जितनी भी संधियां होती है, जितनी भी संधियां, पहले का जो संधि का मीनिंग है वो लोग का, तो जितनी भी संधियां होती है वो सभी विविध प्रकार के अनेकों स्नायुओं से बंधी होती है। ओके, तो कनेक्शन होता है स्नायुओं का इन बिटवीन द मसल्स टू द बोन। तो उसकी संधियां जो होती है इसके कारण भार को सहन करने में हमारा शरीर समर्थ होता है। जिस प्रकार से नाव वेट को सहन करने की क्षमता उसमें निर्मित होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो संधियां बनी होती है उसके कारण हमारा शरीर कोई भी कठिन शक्तिशाली कार्य करने में समर्थ होता है या उसके द्वारा किया जाता है। ऐसा इसके कार्य का वर्णन किया गया है। उसके बाद और इसमें लिखा है, स्नायु की वजह से मांस, मेद, अस्थि, संधि इत्यादि शरीर घटक एक जगह पर बांधकर उसे मजबूती प्रदान की जाती है। तो ये तो ज्वाइन करने का कार्य करते हैं। उसी के साथ उनका कहना है कि जो शरीर में उसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे खड़े हो जाएंगे, अगर वो बंधा नहीं रहेगा तो ऊपर के पूरे स्ट्रक्चर नीचे आ जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी, उल्टे हो जाएंगे तो नीचे के अब वो चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, शरीर में जो भी उसका स्थान होता है वैसा ही होता है और वहीं पे रहता है। ये क्यों रहता है? क्योंकि इस स्नायु के द्वारा वो फिक्सेशन क्रिएट किया जाता है और उसकी वजह से उस प्रकार से बॉडी में फिक्स रहते हैं। ओके, यहाँ पे बताया गया। उसके बाद स्नायु के बारे में कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं, उसको देखते हैं। स्नायु की वजह से मांसपेशी अस्थियों को जोड़ी जाती है, ये हमने अब तक देखा ही है कि मांसपेशी अस्थि से स्नायु की वजह से जोड़ी जाती है। सेकंड पॉइंट कहा है, स्नायु की वजह से मांसपेशियों को आधार मिलता है। ओके, तो जो मांसपेशियां रहती है, जो मसल वेल्ली होती है, उसको जो सपोर्ट मिलता है उसका कार्य करने के लिए, वो सपोर्ट स्नायु के द्वारा मिलता है। उसके बाद स्नायु की वजह से हलचल होते वक्त मांसपेशी व अस्थि इनमें सुसूत्रता होती है, सुसूत्रकता होती है। सुसूत्रता का क्या होता है मीनिंग? तो सुसूत्रकता का मीनिंग होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, तो स्नायु की वजह से जो हलचल होती है मांसपेशियों की, फंक्शन करते वक्त जो उसमें मूवमेंट होती है मांसपेशियों की और अस्थि की,
तो अस्थि और मसल इसके बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा, तभी प्रॉपरली उसका फंक्शन हो पाएगा। और वो जो फंक्शन होता है वो उसमें कोऑर्डिनेशन होता है, इसीलिए होता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारा हैंड जो होता है, ओके, तो हैंड जो होता है हमारा, वो अगर एडक्शन हो गया, एडक्शन का मतलब क्या होता है, तो अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अवे फ्रॉम द बॉडी जिस वक्त होता है तो उस वक्त क्या होता है, इस वक्त जो बाइसेप होती है, ओके, बाइसेप ये स्ट्रेट हो जाती है, स्ट्रेटनिंग आ जाती है। और उसके कंपैरिजन में जो ट्राइसेप होती है वो रिलैक्स हो जाती है, ओके। और जब एबडक्शन होता है, एबडक्शन में टूवर्ड्स द बॉडी, सेंटर टू द बॉडी जब आता है, उस वक्त जो बाइसेप होती है, बाइसेप रिलैक्स हो जाती है और एक्सटेंशन जो हो जाता है वो होता है ट्राइसेप मसल का। तो जो मसल है जो हैंड के अबो और बिलो है, ओके, और इन बिटवीन ह्यूमरस, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, इसीलिए एक का एक्सटेंशन होता है तो एक का रिलैक्सेशन होता है। तो इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, ओके, बोन और मसल के बीच में, वो स्नायु की वजह से होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में कहा गया है स्नायु की वजह से मांसपेशी व अस्थि की हलचल होती है। तो ऑब्वियसली अगर उसमें कोऑर्डिनेशन होता है तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो स्नायु की वजह से ही होती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि मांसपेशी स्नायु की वजह से अस्थियों को बांधने के कारण वह अस्थि धातु का लेपन कर सकती है। तो मांसपेशी स्नायु की वजह से अस्थियों को बंधन करती है, बांध के रखती है, और उसके कारण वो क्या करती है, अस्थि जो धातु होती है उसका लेपन कर सकती है। तो जो मसल होती है, मसल बेली एंड स्नायु, वो कवर अप करती है बोन को, तो उसकी वजह से उस बोन का प्रोटेक्शन होता है। तो ये कार्य भी स्नायु के द्वारा ही किया जाता है। अब इसके मूल स्थान के अंतर्गत स्नायु आए थे और उसके बाद त्वचा आई थी। तो हम नेक्स्ट वर्णन देखते हैं त्वचा के बारे में क्या कहा गया है। त्वचा के बारे में कहा गया है कि त्वचा शरीर के बाह्य आवरण को त्वचा कहते हैं, यू नो। त्वचा की वजह से शरीर अंतर्गत सर्व अवयव, सीरा, कंडरा इत्यादि शरीर घटकों का आच्छादन करके शरीर का रक्षण किया जाता है। तो शरीर के अंतर्गत की जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, लिगामेंट्स, ये जितने भी होते हैं उसको कवर अप करने का जो कार्य किया जाता है, उसको प्रोटेक्शन देने का जो कार्य किया जाता है वो त्वचा के द्वारा किया जाता है। मांस धातु का लेपन कार्य त्वचा के माध्यम से होने के कारण कार्य दृष्टया त्वचा यह अवयव मांस व हस्तरस का मूल स्थान है। तो ये जो त्वचा होती है वो मांस व हस्तरस का मूल स्थान इसलिए है क्योंकि मांस का कार्य होता है त्वचा को आच्छादित करना, कवर करना और उसका प्रोटेक्शन करना, और ये कार्य जो होता है वो त्वचा के द्वारा की जाता है। इसीलिए मांस व स्रोतस के मूल स्थान में त्वचा आती है। त्वचा मांस व स्रोतस के मूल स्थान में आने का कारण यहाँ पे बताया गया है कि दैट इज कवर एंड प्रोटेक्ट द इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। त्वचा
come inside the मूलस्थान of mass over स्रोतस। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, सातवां पॉइंट, वहाँ पे मास धरा कला का वर्णन किया गया है। मास धरा जो कला होती है वो क्या होती है? तो सुश्रुत शहरी स्थान 4/8 में आपको वो आएगी। मैंने इसके पहले भी कहा था कि मास व धरा कला जो होती है प्रथम कला होती है। तो सुश्रुत शहरी स्थान 4थे अध्याय का 8वां श्लोक, तासाम प्रथमा मांसधरा यस्याम मासे शिरा स्नायु धमनी श्रुतसाम प्रताना भवति। तो इसमें कहा गया है कि पहली कला मांसधरा है, इसमें स्थित मांस में शिराओं स्नायु, स्नायु के अंतर्गत दोनों आता है, टेंडोन और लिगामेंट, तो शिराओं स्नायु धमनी और स्त्रोतों के जाल स्थित होता है। तो इसमें इतना ही कहा गया है कि जो पहली कला होती है वो मांसधरा होती है, और इसमें जो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं, मांस सिरा है उसमें आती है, हमने देखा उसने उसका जो मूल स्थान है उसमें बताया भी गया है। और सुश्रुत का ये श्लोक है, स्नायु होते हैं यानी टेंडन्स और लिगामेंट भी, इन सभियों का जो एक जाल होता है शरीर में, सिराओं का, धमनियों का, स्नायुओं का, मांस का, एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। कोई इररिलेवेंट मैनर में बॉडी में फैली हुई नहीं होती है, उसका स्पेसिफिक साइज शेप एंड स्ट्रक्चर ही होता है, और उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का कवर अप बॉडी को होता है। ओके, वैसी ही होती है, लेकिन वो एक जाल के समान होता है। तो वो आता है मास स्रोतस के अंतर्गत। ये जो पूरा जाल होता है वो मास के स्रोतस के अंतर्गत आता है, और मास धरा कला के अंतर्गत भी आता है। तो मास धरा पहली कला है, पूरे शरीर में स्थित रहती है, और वो इस प्रकार से रहती है, इस सभी स्ट्रक्चरों के अंतर्गत वो आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मांस धातु की उत्पत्ति। तो मांस धातु की जो उत्पत्ति है वो आहार रस से मांस पोषक अंश पर मांस धातु अग्नि की प्रक्रिया होकर मांस धातु की उत्पत्ति व पोषण होता है। तो सिंपल थिंग है कि आहार रस जो होता है उस आहार रस के ऊपर, उस आहार रस से आपको पता है रस बनता है, रक्त बनता है, और उसके बाद जो मांस पोषक अंश उसको रक्त धातु से मिलता है, उसके ऊपर मांस धातु अग्नि की प्रक्रिया होकर मांस धातु की उत्पत्ति व पोषण होती है। यानी मांस पोषक अंश रक्त से मिला, उसके ऊपर मांस धातु अग्नि की प्रक्रिया हो गई, और उसके बाद स्थायी मांस धातु की उत्पत्ति हुई। ये होता है केदारकुल्य न्याय। इस प्रकार से केदारकुल्य न्याय से मांस धातु की उत्पत्ति होती है। मांस धातु पोषण का उद्देश्य क्या होता है? तो मांस पोषण का उद्देश्य मुख्यतः दो है। मांस धातु के खालीपन का पूर्ण करना। ओके, तो हमारी जो कुछ भी बॉडी का फंक्शन होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें जो कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म की वजह से बॉडी का क्षरण होता है। तो मांस धातु का जो क्षरण होता है, यानी जो खालीपन शरीर में क्रिएट होता है, उसको पूरित करने का, उसको भरने का कार्य जो होता है, उसको उसी स्टेज पे मेंटेन करने का। तो बाल्यावस्था में वृद्धि होगी, मध्यम अवस्था में, यौवन अवस्था में मेंटेन किया जाएगा, भले ही वृद्धावस्था में उसका क्षरण होगा, लेकिन ये जो वृद्धि और क्षरण जो होता है मांस धातु का, उसको मेंटेन करने का जो कार्य होता है, उसके लिए मांस पोषण होना आवश्यक होता है। उसके बाद मांसपेशी का आकार बढ़ना। तो मांसपेशी का जो भी आकार बढ़ता है वृद्धि काल में उसका आकार बढ़ेगा, या फिर उसके ऊपर अगर हम परिश्रम लेंगे तो भी उसका आकार बढ़ेगा, उसमें मजबूती आएगी, उसमें स्पेसिफिक शेप आता है। जैसे बॉडी बिल्डर लोग आता है, क्योंकि वो उसके ऊपर उतना एफर्ट लेता है, तो उसका आकार बढ़ना, उसको स्पेसिफिक शेप आना, ये
मास पोषण का उद्देश्य, दो मास पोषण के उद्देश्य। उसके बाद मास पोषण के लिए आवश्यक घटक। अब मास पोषण जो होता है तो वो किस घटकों के द्वारा होता है? ओके, तो मांस पोषक जो आहार होता है उसके द्वारा उसका पोषण होता है। तो उसमें दाल आती है, प्रोटीन होती है उसमें। उसके साबुत अनाज में भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। दूध, जिसे हम कंप्लीट फूड कहते हैं। एग्स, अंडे, जिसे भी हम कंप्लीट फूड कहते हैं। मांसाहार, इसमें तो समान से समान की वृद्धि होती है। इन सभी के द्वारा मांस का पोषण होता है। इस स्वरूप मांस पोषक आहार की वजह से मांस धातु की उत्पत्ति पोषण अधिक तेजी गति से खले कपोत न्याय के अनुसार होता है। तो उसका पोषण तो होगा ही इस आहार की वजह से, लेकिन ये जो स्पेसिफिक आहार बताया गया है, दालें बताई गई है, साबुत अनाज होता है, दूध होते हैं, एग्स होते हैं, मांस होता है, मीट होता है, इसके कारण ये स्पेसिफिक मांस का ही पोषण करने वाले घटक है। इसीलिए खलित कपोत न्याय से अगर इसका ग्रहण करेंगे तो जल्दी से जल्दी उसकी उत्पत्ति होगी और उसका पोषण किया जाएगा। तो मांस पोषण करने के लिए इस आहार की आवश्यकता होती है। इसीलिए बॉडी बिल्डिंग के लिए इस चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन किया जाता है। दूसरी बात होती है मांस व स्रोतस की साम्य अवस्था। मांस व स्रोतस अगर साम्य अवस्था में रहेगा, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं रहेगी, तो मांस व स्रोतस में ही मांस धातु की निर्मित होती है। तो अगर उसकी विकृति नहीं रहेगी, उसकी साम्य अवस्था रहेगी, तो मांस का पोषण अच्छी तरीके से होगा। उसके बाद मांस धातुअग्नि की साम्य अवस्था। तो मांस धातुअग्नि की प्रक्रिया ही होती है मांस पोषक अंश जो हमें रक्त धातु से मिलता है उसके ऊपर, और उसकी वजह से मांस धातु की उत्पत्ति होती है। तो मांस धातुअग्नि भी साम्य अवस्था में रहना आवश्यक होता है, तभी उसकी निर्मित होगी। तो इस प्रकार से मांस पोषक आहार, मांस व स्रोतस की साम्य अवस्था और मांस धातुअग्नि की साम्य अवस्था, इन तीन गुणों की वजह से मांस का पोषण होता है और उसकी उत्पत्ति भी उसी की वजह से होती है। मांस धातु का त्रिधा परिणमन आता है खले कपत न्याय के अंतर्गत। तो तीन चीजें बनती है। सबसे पहली चीज बनती है स्थायी या पोष्य मांस धातु। सेकंड चीज बनती है मेद पोषक अंश। तो जो अंशतः बचा हुआ दूसरे धातु के लिए दिया जाता है, नेक्स्ट धातु के लिए दिया जाता है, इसके पास जो बनने वाला धातु होता है मेद होता है, इसीलिए मेद पोषक अंश। और तीसरी चीज आती है मांस धातु का मल। मांस धातु का मल होता है खमल। ओके, तो त्रिधा परिणमन के द्वारा स्थायी या पोष्य मांस धातु, मेद पोषक अंश और मांस धातु मल की उत्पत्ति होती है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है 9वां, मांस धातु का उत्पत्ति का। तो ये कितना होता है वगैरह, ये सब पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो इसके अंतर्गत जितने भी श्लोक आएंगे उसका संहिता के अंतर्गत का वो श्लोक और उसका मीनिंग मैं आपको सेंड करूंगा। सिर्फ जो अमरकोश का श्लोक है उसका मीनिंग आपको खुद लिखना है। श्लोक भेजूंगा, मीनिंग लेकिन आपको खुद को लिखना है। तो बहुत इजी, आप लिख पाओगे। तो ये आपको समझ ही गया होगा, और समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करना। ओके।